हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों क्लास की पढ़नी होती है। अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ लेते हैं 2-3 बार अच्छी तरीके से तो एग्जाम में 60 में से 50 क्वेश्चन आपके अवश्य सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब थ्योरी पढ़ी होगी। किसी के शॉर्ट नोट के चक्कर में मत पढ़िए। अगर नोट्स बनाने हैं तो खुद से बनाइए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताती रहती हूँ, उसको नोट कर लीजिए, जिससे लास्ट में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और थ्योरी को तो पूरा का पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड तो जान नहीं सकते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, लाइन टू लाइन उठा के कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा लेसन इम्पोर्टेंट है। इसमें से स्किप मत करिए कुछ भी। तो चलिए, लेसन का नाम है राज्य से साम्राज्य। इसमें एग्जाम्पल दिया है रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल कड़क नोट को देखकर और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाई है। ये वर्क दिया गया है ऊपर। आगे है, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, मतलब सारनाथ के बारे में अध्याय 6 में। इससे पहले वाले लेसन में मैंने करवाया था, आप लोगों ने पढ़ा भी है। आप लोगों को बताना कि सारनाथ में क्या हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सारनाथ में क्या हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बताया गया है। वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए उसको। ये लेसन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती रहूँगी, आप लोग नोट करते रहिए। इतिहास के महानतम राज्यों में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। आगे है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिले हैं। अब देखो, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। ये इतना, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अशोक के साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वही पूछ लिया जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाला। फिर अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन कि चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से शासक बने थे? चाणक्य की। इम्पोर्टेंट है ये सब, यहाँ से नोट कर लीजिए ये पूरा का पूरा। ये यहाँ से इतना सब। आगे है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अब मानचित्र, ये वाला मानचित्र, जैसे कि इसमें उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये साम्राज्य थे अशोक के। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, नाम याद रखिए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी
भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके पहले तो ये नाम याद कर लीजिए ये वाले। उसके बाद में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया इससे पहले वाले वीडियो में। अब यहीं पे तक्षशिला की जगह पे कोई दूसरा नाम दे देंगे, जैसे कि उज्जैन उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने आने का रास्ता था, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए ये। और उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये वाला मैप में एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पे उज्जैन है। अब आप जैसे कि ये लाइन खींचे हैं, इसमें ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण में आने जाने वाले रास्ते पे पड़ता था ये उज्जैन। ये यहाँ पे ये यहाँ पे तक्षशिला है जो मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम में है। इधर ये पश्चिम है, इधर ये पूर्व। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे है, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों में भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आगे है, ये मैप एक बार फिर से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगली हेडिंग है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए साम्राज्य को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठे करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ नोट कर लीजिए। आगे है, साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। ये लाइन पूरी इम्पोर्टेंट है, यही इतनी ही लाइनें नोट कर लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजाओं के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट का जो राज्य परिवार का वरिष्ठ मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। आगे, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन प्रांत पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। अब यहाँ पर ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट, अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ये आगे है, प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र के इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों पर, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ वे उन्हें भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत और अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और
कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये लाइन पूरी की पूरी पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है ये। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है, उत्तर पश्चिम कमल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जहां वहां रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। आगे है नजराना क्या होता है। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ये पूछा गया है ये नजराना क्या होता है। आगे है राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यह लाइन इम्पोर्टेंट पूरी। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। मेगस्थनीज का विवरण का एक एग्जाम्पल दिया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर पर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को छकते हैं। वे लगातार देर रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ, जिसमें से 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन दिया है, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर को उसे खाने के लिए क्यों कहते थे। अगली हेडिंग है, अशोक एक अनोखा सम्राट। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अब ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट। ये अशोक के ज़्यादा अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, ये जो भाषा और लिपि है, ये पूछी जाती है। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक, ये नोट कर लीजिए। अशोक का कलिंग युद्ध। अगली हेडिंग है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। पहली ही लाइन इम्पोर्टेंट। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध के बारे में एक अभिलेख पर लिखा गया है, उसी को इसमें एग्जाम्पल देके बताया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे पूरा अपार दुख हुआ।
इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें से ब्राह्मण और समण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया हूँ। आगे है, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे है, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को स्वेच्छा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही वह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ये लाइनें इम्पोर्टेंट है, उठा के पूछी गई हैं, सेम टू सेम ऐसे ही, कोई बदलाव फिर नहीं हुआ। नोट कर लीजिए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्हें धम्म महामत नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन नोट कर लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट जो बता रही हूँ वो आगे है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये वाली। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ये जो पॉलिश वाली मूर्ति का पत्थर है, ये कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और कहाँ से मिली है, ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिए। ये इतना आगे है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। यहाँ से लेके ये तीनों लाइन ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इतना नोट कर लीजिए। पूछी गई लाइनें हैं। आगे है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? आगे है। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये पूछ ली जाती हैं रीतियाँ, इम्पोर्टेंट है।
अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा न करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अगर किसी को दूसरे धर्म का आदर नहीं करना चाहिए, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों और समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये इतना नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ आगे है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये लाइन पूछी गई, ये वाली। अधिकांश लिपियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जैसे कि ये ब्राह्मी लिपि में ऐसे आ बनता है, देवनागरी का है, फिर ये बांग्ला, मलयालम, तमिल, ये तमिल। आगे तो यहीं तक था, ये लेसन समाप्त हो जाता है। आगे से एक्सरसाइज चालू हो जाती है। फिर ये कुछ उपयोगी शब्द हैं। साम्राज्य क्या होता है? अशोक के साम्राज्य कौन कौन थे? नाम उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम्म। अशोक ने कौन सा धम्म नीति क्या अपनाई थी? ये सब इसके बारे में। आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो यही तक था ये लेसन। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।